नमस्कार। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा जैसे एसएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि मौर्य साम्राज्य से सवाल तो पक्का आएगा ही आएगा। भारतीय इतिहास का ये वो अध्याय है जिसे हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए, आज इसी विषय के सबसे ज़रूरी फैक्ट्स को आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, ये था मौर्य साम्राज्य। नक्शे पर एक नज़र डालते ही समझ में आ जाता है कि हम किसी छोटे मोटे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। ये भारत का पहला इतना विशाल, इतना एकीकृत साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया था। सोचिए, ये वो समय था जब भारत ने पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड यानी कि केंद्रीकृत शासन का अनुभव किया। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य की नींव आखिर रखी किसने और कैसे? देखिए, मौर्यों से ठीक पहले मगध पर नंद वंश का राज था और उनके आखिरी राजा थे धनानंद। और धनानंद अपनी क्रूर नीतियों की वजह से जनता के बीच बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं थे। धनानंद ने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि प्रजा पूरी तरह से त्रस्त थी। और इसी गुस्से और असंतोष का फायदा उठाया एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपने गुरु और उस समय के सबसे बड़े रणनीतिकार चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंका और 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। याद रखिएगा, चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं और वही इस पूरे साम्राज्य के असल सूत्रधार थे। देखिए, इस साम्राज्य में राजा तो कई हुए, लेकिन हमारी परीक्षा के लिए ये 3 नाम सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार और फिर मौर्य वंश के सबसे महान शासक सम्राट अशोक। इन्हीं 3 पीढ़ियों ने साम्राज्य को इसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। चंद्रगुप्त का सामना हुआ यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हरा दिया, लेकिन इसके बाद जो संधि हुई वो बहुत अनोखी थी। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और दहेज में आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का बड़ा इलाका दे दिया। बदले में चंद्रगुप्त ने भी दोस्ती की एक मिसाल पेश की और उन्हें 500 हाथी तोहफे में दिए। इसी संधि के बाद सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम के एक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा। मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा और अनुभव किया उससे अपनी एक किताब इंडिका में लिख दिया। ये किताब अब हमारे पास ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन इसके हवाले से हमें मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और एग्जाम में इससे 2 सवाल बहुत बनते हैं। पहला, इंडिका के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? जवाब है 7। और दूसरा, मेगस्थनीज ने लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य की कमान आई उस शासक के हाथ में जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, सम्राट अशोक। तो चलिए, अब अशोक के दौर को जरा गहराई से समझते हैं। ये तारीख 261 ईसा पूर्व, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो साल था जो एक बहुत ही भयानक युद्ध का गवाह बना और जिसने एक सम्राट का दिल हमेशा के लिए बदल दिया। 2601 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध। आज के उड़ीसा में दया नदी के किनारे लड़े गए इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। युद्ध के बाद जब अशोक ने तबाही का मंजर देखा तो उसका दिल पूरी तरह बदल गया। उसने कसम खाई कि वो आज के बाद कभी हथियार नहीं उठाएगा। उसने युद्ध की नीति, जिसे भेरी घोष कहते हैं, उसे छोड़कर शांति की नीति यानी धम्म घोष को अपना लिया। और ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख से। ये पॉइंट इतना जरूरी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अनगिनत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, इस बात को बिल्कुल साफ समझिए। धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक कोड ऑफ कंडक्ट था, एक सामाजिक आचार संहिता थी। इसके सिद्धांत बहुत सरल थे। अहिंसा यानी हिंसा ना करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, बड़ों की इज्जत करना और हर जीव के प्रति दयाभाव रखना। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि पूरे साम्राज्य में शांति और नैतिकता का माहौल बने। अब ये एक और ऐसी जगह है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। मौर्य वंश के तीनों बड़े राजाओं की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं थीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के आखिरी समय में जैन धर्म अपना लिया था और सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे, जिसमें उपवास करके शरीर का त्याग किया जाता है। उनके बेटे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे और सम्राट अशोक ने, जैसा हम सब जानते हैं, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अच्छा, तो हमने राजाओं और लड़ाइयों की बात तो कर ली। चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि मौर्य काल में राजकाज कैसे चलता था, उनकी कला कैसी थी और अर्थव्यवस्था का आधार क्या था।
मौर्य प्रशासन की पूरी नींव कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिए गए सप्तांग सिद्धांत पर टिकी थी। सप्तांग मतलब 7 अंग। कौटिल्य के अनुसार एक राज्य इन 7 चीजों से मिलकर बनता है: राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी जमीन और लोग, दुर्ग यानी किला, कोष यानी खजाना, दंड यानी सेना और मित्र यानी सहयोगी राजा। जब ये 7 अंग मिलकर सही से काम करते थे तभी राज्य मजबूत बनता था। मौर्य काल की कला आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, सारनाथ का स्तंभ, वो अशोक ने ही बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप भी अशोक की ही देन है। उन्होंने अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे साम्राज्य में पत्थरों पर लेख खुदवाए, जिन्हें शिलालेख कहते हैं। ये ज्यादातर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा बिहार में बराबर की गुफाएं भी इसी दौर की हैं, जो अशोक ने आजीवक संतों को दान में दी थी। कहते हैं ना, हर उठान का एक पतन होता है। तो इतना शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य जो लगभग पूरे भारत में फैला था, आखिर वो खत्म कैसे हो गया? चलिए इसके कारणों पर एक नजर डालते हैं। पतन का सबसे बड़ा कारण था अशोक के बाद कोई भी मजबूत राजा न होना। उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे और इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। धीरे धीरे दूर के प्रांतों ने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया, विद्रोह होने लगे और अंत में आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इस तरह मौर्य वंश का अंत हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी समझा, आइए उसे एग्जाम के नजरिए से फटाफट दोहरा लेते हैं। ये क्विक रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए मेरे साथ दोहराइए। संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे महान शासक अशोक। कौटिल्य की किताब का नाम अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की किताब का नाम इंडिका और आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ। बस ये 5 फैक्ट्स तो आपको हर हाल में याद रखने हैं। चलिए अब जरा अपनी जानकारी को परखते हैं। पहला सवाल, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? हमने इस पर खास जोर दिया था और सही जवाब है विकल्प डी, 13वें शिलालेख में। दूसरा प्रश्न है, मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? ये तो बहुत ही सीधा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, इंडिका। याद रखिए, अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना थी। और आज का आखिरी सवाल, किस मौर्य शासक को अमित्रघात, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ब, बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त के बेटे और अशोक के पिता थे। तो इसी के साथ मौर्य साम्राज्य पर हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।